जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स के ऊपर कुछ थ्योरम बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले थ्योरम क्या है, मैंने स्टेटमेंट लिखी है। इफ एफ फ्रॉम ए टू आर, कोई फंक्शन ए से आर है, ऑफ कोर्स ए सबसेट ऑफ आर है, ये हमने बात की हुई है। एंड इफ सी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, सी जो है वो ए का क्लस्टर पॉइंट है, देन एफ कैन हैव ओनली वन लिमिट एट सी। ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में भी ये बात की थी कि लिमिट वेन एवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक, राइट। यानी कि किसी यहाँ भी ये वही आइडिया है, वहाँ भी हमने ये बात की थी कि भाई जब सीक्वेंस चलता है तो अगर सीक्वेंस किसी एल को कन्वर्ज करता है, इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है, चलते चलते इस एल को कन्वर्ज कर गया। अब ये नहीं हो सकता कि ये सीक्वेंस इधर को भी कन्वर्ज कर दे। सो यू हैव टू एम्फेसाइज, ठीक है, ऑन वन। दो जो है वो लिमिट्स नहीं हो सकती। ये सीक्वेंस या तो इधर अगर ऐसे है तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ टर्म ये आ रही है, कुछ ये ये हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक सीक्वेंस की टर्म्स है। इसका ना कभी सीक्वेंस की टर्म यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है। तो ये दो लिमिट्स नहीं बन रही, ठीक है। सब सीक्वेंसेस दो बन रहे हैं, उनकी दो लिमिट्स बन जाएंगी, यस, वो आप कह सकते हैं कि दो सब सीक्वेंसेस। लेकिन एज ए वन सीक्वेंस अगर हम इसको डील करें तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और उसी लिमिट को कन्वर्ज करता है। ये यूनिशन प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही है कि अगर ए सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, और सी क्लस्टर पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि सी के ऊपर जो फंक्शन की लिमिट है वो यूनिक है। तो जब भी आप यूनिकनेस को प्रूव करना चाहते हैं तो हमेशा हम कहते हैं हमारे पास लेट से एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लेंगे और बाद में प्रूव कर देंगे कि दोनों आपस में इक्वल हैं। यही एक रास्ता है। तो यहाँ भी हम यही कर लेते हैं, सपोज प्रूफ, सपोज लिमिट x tends to c, fx is equal to L, and limit x tends to c, fx is equal to L dash as well। यानी कि आपने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास जो c के ऊपर फंक्शंस की दो लिमिट्स हैं, ठीक है। c व्हेन x टेंड्स टू c, फंक्शन लिमिट L भी है, and when x tends to the function, of course where L and L dash are real numbers, ठीक है। तो हमें अब साबित करना है, जब आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये लिमिट यूनिक है, तो आप L इज इक्वल टू L डैश प्रूफ कीजिए, राइट। अब डेफिनेशन आप लगाएं, क्योंकि ये भी लिमिट L है, ये भी लिमिट L है तो इसकी डेफिनेशन लहदा से बनेगी कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट, वो जो हमने डेफिनेशन बनाई थी, यहाँ भी आपको ये कहना पड़ेगा फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, डेल्टा डैश कह लें, ठीक है, या इसको डेल्टा 1 कह लें, इसको डेल्टा 2 कह लें, और वो डेफिनेशन लगाएं। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस दोनों के लिए एक एप्सिलॉन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन for epsilon positive there exists delta 1 and delta 2, there is numbers delta 1 and delta 2, there exists of course positive positive numbers, yeah, greater than 0, this is also greater than 0,
ये ट्रिवियल ही होता है, आप लिख ले तो ठीक है, नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नंबर्स डेल्टा 1 पॉजिटिव एंड डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट, क्या कहेंगे कि एफ एक्स माइनस एल is less than epsilon by 2 and fx minus l dash ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। तो पहले के लिए क्या होगा, whenever जीरो लेस देन x माइनस c mod लेस देन डेल्टा एंड यू नो x बिलोंग टू a, ऑफ कोर्स यहाँ पे x बिलोंग टू a की बात लाजमी करनी है, ठीक है। और यहाँ भी वेन एवर जीरो लेस देन x माइनस c mod लेस देन डेल्टा डैश एंड x बिलोंग टू a। दोबारा देखिए, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लिमिट वेन एवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक, या यूँ कहना चाहते हैं कि अगर C क्लस्टर पॉइंट है तो C के ऊपर कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की जो लिमिट है वो यूनिक होती है। तो इसका क्या रास्ता है कि हम हमेशा दो लिमिट्स ले लेंगे। हम कहेंगे फ़र्ज़ करें फंक्शन की लिमिट्स एल भी है और एल डैश भी है व्हेन x टेंड्स टू C, तो ऑफ कोर्स फिर दोनों के लिए डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू एल देन फॉर एप्सिलॉन, अब दोनों के लिए एप्सिलॉन हमने सेम चूज कर लेते हैं। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नंबर्स डेल्टा 1 positive and delta 2 positive, या delta 1 delta 2 such that fx minus l more less than epsilon whenever 0 x minus c less than delta 1। याद कीजिए ये सिंपल हमारी डेफिनेशन है। जो लास्ट टाइम हमने लिमिट की डेफिनेशन बनाई थी, ये सिंपली हमने डेफिनेशन लगा दी है एल के लिए। सिमिलरली ये डेफिनेशन fx minus l dash less than epsilon by 2 whenever 0 less than x minus c mod लेस देन डेल्टा डैश। अब यहाँ डेल्टा है, यहाँ डेल्टा डैश है, तो आप इसको एक डेल्टा से इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी जो है इसको आप नंबर 1 कह लें, इसको आप नंबर 2 कह लें, ये दोनों को मिला के। तो अब डेल्टा जो है, चूँकि वो डेल्टा 1 के लिए और वो डेल्टा 2 के लिए, तो अब इस पूरी 1 और 2 को एक डेल्टा के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कि आप डेल्टा जो है इन दोनों का मिनिमम ले लें, ठीक है। सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू infimum of delta is equal to infimum of delta 1 delta 2, या कुछ लोग यूँ भी लिख डेल्टा इज लेस देन, और छोटा, हम छोटे के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम ये भी लिख लें कि डेल्टा इज लेस देन इन्फ ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, यूँ भी कर सकते हैं क्योंकि वो लेस देन डेल्टा है। तो इस तरह, लेकिन अगर दोनों में से भी कोई इन्फ ले लें तो कोई इशू नहीं है। इस डेफिनेशन को दोबारा लिखिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देन 1 and 2 then 1 and 2 gives, अब यहाँ पे चूंकि डेल्टा जो है इन्फ ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 ले लिया, तो अब ये दो कंडीशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा बस डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है जी। सो एफ एक्स माइनस एल, राइट। अब देखिए ये इन्फ है या ये इन्फ है, दो है ना, दोनों इन्फ है। तो अगर ये एक से छोटा है, इन्फ से छोटा है, तो दूसरे से लाजमी छोटा है। लिहाजा ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपने जो है वो इन्फ रिप्लेस कर दिया।
सो एफ एक्स माइनस एल, क्योंकि यह डेल्टा वन इन्फ है या डेल्टा टू, सो एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू एंड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ये एल डैश है। वेन एवर 0 लेस देन x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा कर दीजिए अब, राइट, एंड x बिलोंग टू डी। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है उनको हमने इस एक से रिप्लेस कर दिया कि इंस्टेड ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, ये कॉमा है, इंस्टेड ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू लिखें, ठीक है, हमने डेल्टा जो है वो इन्फ ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, ताकि आपको याद है जो मैंने लास्ट टाइम डेफिनेशन दी थी, तो मैंने कहा था कि अगर ऊपर से जो कट आते हैं, जो नियरेस्ट होता है, जो नियर पॉइंट होता है x माइनस, जो कि पहले आप क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक ए बी इंटरवल ढूंढते हैं और फिर सी को उस इंटरवल के अंदर देखते हैं, तो सी का उस इंटरवल से जो नियरर पॉइंट होता है ए या बी, वो डेल्टा आप ले लेते हैं। तो वहाँ भी डेल्टा हम छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो रेक्टेंगल छोटी बने, जितना रेक्टेंगल छोटी बनेगी उतना पॉइंट के नियरेस्ट ग्राफ डिस्कशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो इस पॉइंट के ऊपर बात करनी है, तो हमें उसके करीब वाले ग्राफ को स्टडी करना चाहिए, ना कि दूर वाले को, ज़्यादा वाले को अंदर लेके आना चाहिए। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस रेक्टेंगल में इस ग्राफ को स्टडी करना चाह रहे हैं, राइट, इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें चाहिए फिर हमें छोटी इस पॉइंट के नियरेस्ट डेटा को, यानी कि रेक्टेंगल को जितना छोटा कर सकते हैं कर लें, राइट। तो हम ये डेल्टा ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम डेल्टा को छोटे के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं ताकि आपकी जो रेक्टेंगल है छोटी से छोटी बने, और एप्सिलॉन भी आपने छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है, ताकि जिस पॉइंट के ऊपर आप देखना चाहते हैं उसके करीब वाला ग्राफ ही उसके अंदर आ सके। ज़्यादा दूर वाले ग्राफ को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, और दूर वाले के लिए फिर नए पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो सी के ऊपर जब बात करते हैं तो सी के ऊपर जो ग्राफ का स्मॉल पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, उसके नेबर्स में देखना जाके उसके नेबर में ग्राफ की क्या हालत है, क्या उसके नेबर्स में ग्राफ दोनों साइड से आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। तो दैट्स वाई हमने डेल्टा जो है इन्फ ले लिया। अब क्या करें, अब आपने साबित करना है कि L इज इक्वल टू एल डैश, तो सीधे आप शुरू कर ले। नाउ 0 लेसर इक्वल टू एल माइनस एल डैश, ये तो आपको पता ही है कि एल माइनस एल डैश जो है वो यहाँ जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो, जो कि पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर है, तो जनरली एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट दिस इज लेसर इक्वल, आप लिख सकते हैं एल माइनस एफ एक्स प्लस एल डैश प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। कैसे बोला कि इसमें आप एफ एक्स सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और इसमें एफ एक्स ऐड भी करेंगे, फिर वो मॉडुलस की ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अब यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यू नो ये सिमेट्रिक भी होता है, तो एल माइनस एफ एक्स को आप एफ एक्स माइनस एल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दिस वन इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, कब बोला, व्हेनेवर 0 लेस देन x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा एंड x बिलोंग टू a। और क्या आपने किया, L माइनस एल डैश is less than epsilon. Look at this, epsilon आर्बिट्रेरी है, ठीक है, और हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर 0 लेसर इक्वल टू a लेस देन एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी हो, तो दिस इम्प्लाई यू हैव ओनली वन चॉइस, दैट a इज इक्वल टू 0। चैप्टर 1 में एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी ये कि अगर 0 लेसर इक्वल टू a लेस देन एप्सिलॉन हो
ठीक है, और एप्सिलॉन क्या हो, आर्बिट्रेरी, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव दिस इज सेटिस्फाइड, देन यू हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज इक्वल, क्योंकि वो हमने एक एप्सिलॉन को a/2 लिया था तो वो a से पीछे आ जाता था, जबकि हमने a को एप्सिलॉन से पीछे रखना था, और ये स्टोरी चलती जाती थी, दैट्स वाई ये तभी ख़त्म होती थी अगर a को 0 कर ले, ठीक है। बट एप्सिलॉन वाज arbitrary, so we must have L minus L dash mod is equal to 0 if and only if L is equal to L dash। तो ये हमने साबित कर दिया जी कि अगर C क्लस्टर पॉइंट है किसी फंक्शन का तो C के ऊपर जो है जो फंक्शन की लिमिट है वो यूनिक होती है, राइट जी। नेक्स्ट थ्योरम इज द सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। ओके जी, next idea is the sequential criterion। ओके जी, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन की स्टेटमेंट क्या है, बार्टल की किताब में देखिए, दैट है फ्रॉम A to R and let C be a cluster point of A C be a then the following are equivalent। Number 1, limit x tends to C f is equal to L, and number 2, चलो यहाँ ले आते हैं। Number 2, for every sequence action in A that converges to C and action is not equal to C for all n belong to N, the sequence fxn converges to L। ओके, बहुत आसान है। पहली बात यह है कि इक्विवेलेंट, ये दो स्टेटमेंट है। इक्विवेलेंट स्टेट का मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों सेम है, या यूं कह लीजिए कि दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल है, दोनों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। इसको अगर सपोज करेंगे तो ये ट्रू है। ये भी करेक्टराइजेशन है, जब आप इक्विवेलेंट कह देते हैं तो ये करेक्टराइजेशन है। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है कि अगर आप 3-4 स्टेटमेंट के दरमियान इक्विवेलेंट कह देते हैं। आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट के दरमियान
आप कहते हैं द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। जब फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट आप इक्विवेलेंट कहते हैं तो बेसिकली ये 6 थ्योरम दे देते हैं आप, 4 से 2 कितने जी, 2 की कॉम्बिनेशन बनाइए तो ये 6 थ्योरम दे देते हैं। आप ये देते हैं कि 1 if and only if 2, 1 if and only if 3, 1 if and only if 4, फिर 2 if and only if 3, 2 if and only if 4, 3 if and only if 4। यानी कि जब आप 4 स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट कहते हैं तो इसका मतलब आप जिसको मर्जी सपोज कीजिए और जिसको मर्जी प्रूव कर दीजिए। यानी कि आप यूँ कहें कि पहली को सपोज कीजिए और दूसरी को प्रूव कीजिए, फिर फर्स्ट को सपोज कीजिए, तीसरी को प्रूव कीजिए, फिर फर्स्ट को सपोज कीजिए, चौथी को प्रूव कीजिए। सिमिलरली फिर दूसरी को सपोज कीजिए, पहली को प्रूव कीजिए, दूसरी को सपोज कीजिए, तीसरी को प्रूव कीजिए, फिर दूसरी को सपोज करें और चौथी को, यानी कि एक को सपोजिशन में फिक्स कर लें और उसकी मदद से बाकी तीनों प्रूव कीजिए। तो जब ये कहते हैं कि द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स और इक्विवेलेंट, ये फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, तो बेसिकली 4 से 2 या 6 थ्योरम्स आपको दे दिए गए, तो करेक्टराइज करके इकट्ठे एक में डाल दिए। तो उसका तरीका हम नॉर्मली करते हैं कि 1 implies 2, 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, यूं करके हम अपनी बस यही प्रूव करते हैं। और देखिए 1 implies 2 अगर करते हैं तो 2 implies 3 हो गया, तो अब वो ट्रांजिटिविटी से 1 implies 3 भी हो गया, और 3 implies 4 है इसलिए ट्रांजिटिविटी से 2 implies 4 भी हो गया, और यहाँ फिर 2 ट्रांस गैप करो तो 1 implies 4 भी हो गया। तो आप जरा इस तरह से इसको देखिए तो आप सारे के सारे थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। 1 सपोज करने से implies 2 भी हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 हो गया, ट्रांजिटिव से 1 से 3 हो गया, और 3 से 4 हो गया तो ट्रांजिटिविटी से 1 से 4 हो गया। तो ये जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इस तरह से दी जाती है, द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब उन दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। ये मतलब अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी ऐसे लिखते हैं जी, कभी वैसे लिखते हैं, तो ये थोड़ा क्लियर कर ले इसको। ओके, सो इसका मतलब इसको यूं भी कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l if and only if this। अब आइए थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट l है तो जब भी कोई सीक्वेंस लेंगे xn, वो कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं, अदर देन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ xn नॉट इक्वल टू c फॉर ऑल n बिलोंग टू n कह दिया, तो ये हमने एक बना लिया था कॉन्सेप्ट कि भाई जो हम सीक्वेंस जो है लेंगे वो कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं लेंगे। यहाँ xn इज नॉट इक्वल टू c फॉर ऑल n बिलोंग टू n होगा, ये सीक्वेंस आपको नजर आनी चाहिए, राइट। तो जब भी कोई सीक्वेंस xn लेंगे c को, तो उसकी जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के अंदर वो सीक्वेंस डालें एज ए वैल्यूज, क्योंकि ये सीक्वेंस है x1, तो x1 कोई ऑफ कोर्स सीक्वेंस की टर्म है तो उसके कॉरस्पॉन्ड fx1 की ढूंढी जा सकती है, जो कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, fx आपके पास अवेलेबल है, fx मौजूद है, और अगर हम सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म x1 लें तो आप एक fx1 भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह से x2 इसकी दूसरी टर्म लें तो यहाँ fx2 ढूंढा जा सकता है, यहाँ थर्ड टर्म ले x3 तो इसकी भी fx3। इसका इस सीक्वेंस की मदद से फंक्शन को यूज करते हुए यू आर गेटिंग अनदर सीक्वेंस। आप यूं कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, और उन नंबर को फंक्शन में डालने से सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है। तो अगर सीक्वेंस xn c को कन्वर्ज करता है तो ये जो सीक्वेंस है ये l को कन्वर्ज करना चाहिए। एंड कन्वर्सली whenever this condition is satisfied for every sequence, of course you are taking some arbitrary sequence xn, and if it is true for any arbitrary sequence xn, this condition is satisfied, we will say that limit exists and is equal to L at the cluster point C, right? So it's very simple. Sequential criterion जो है इसको देखना भी आसान है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को दोबारा समझ लीजिए कि किसी फंक्शन की लिमिट L होगी अगर उसकी डोमेन में whenever you are taking sequence in A उसकी डोमेन आपने ली, फंक्शन फ्रॉम
A to R, here A is the domain, A to R है। तो जैसे ही if you are taking a sequence precisely contained in A, यानी कि सीक्वेंस सारे का सारा A के अंदर लेना है, सीक्वेंस A से बाहर से नहीं चलाना। You take any sequence from A, right, which converging to C, कौन सा सीक्वेंस? नॉन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए फॉर ऑल एन। अगर इस कंडीशन से कोई भी सीक्वेंस एक्शन लेते हैं ए के अंदर जो सी को कन्वर्ज करता है, तो फिर उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एल को कन्वर्ज करनी चाहिए। एंड कन्वर्सली इफ दिस इज हैपनिंग फॉर एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस एक्स एन, then without any hesitation we can say that limit exists and is equal to L, right? तो ये है जी हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। चलिए इसको व्यू करते हैं, थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाइए। जी अब ये जो है ऑफ कोर्स ये है जहां पे हम, और ये मेरा क्लस्टर पॉइंट है सी। अच्छा मैं एक बात भूल जाऊंगा, कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया कि आपने थ्री जो है इसके लिए सीक्वेंस 1/n+3 ले लिया है। ये देखिए ये सीक्वेंस 3 है, तो ये इधर से आ रही है, इधर को आ रही है 1/n+3। लेकिन अगर आपने इधर से लेके जानी है, तो इधर से जब आप लेके जाएंगे आप यानी कि ये यहाँ से इधर को आ रही है, 3 की तरफ आ रही है, और अगर आप इधर से तो वो फिर आप ले लें 3 - 1/n। लुक एट दिस 3 - 1/n। तो अब आप सारी टर्म इधर आएंगे, 3 - 1/n, 3 - 1 2, फिर 3 - 1/2 बढ़ेगी, यानी कि 2 से स्टार्ट हुई। अगर ये 2 से स्टार्ट हुई, 3 - 1, जब n को 1 डालेंगे तो 3 - 1 2, अब 3 - 1/2 दैट इज 2.5। तो ये इधर को चलना शुरू हो गया। तो ये सीक्वेंस जो है ये लेफ्ट से 3 को कन्वर्ज कर रही है और ये राइट से 3 को कन्वर्ज कर रही है। तो ये कोई मैटर नहीं है। जो आपने व्हाट्सअप किया मुझे कि जी वो तो आपकी सीक्वेंस जो है राइट से आ रही है जबकि आप सेट ले रहे हैं और ए को इधर दिखा रहे हैं, ये ठीक है, आपने इसको सही ऑब्जर्व किया। लेकिन भाई ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप किसी भी नंबर के लिए कोई भी सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड इनफिनिट सीक्वेंसेस फॉर एनी नंबर 3 विच आर कन्वर्जिंग 3। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा था कि 3 के लिए आप इन्फिनिट सीक्वेंसेस ढूंढ सकते हैं जो 3 को कन्वर्ज करते हैं। हाँ, अगर आप उनको इस इंटरवल के अंदर बनाना चाहते हैं, इंटरवल आपका ये है, ठीक है, इंटरवल ये है, और आप लेफ्ट से एक सीक्वेंस 3 को देना चाहते हैं, राइट, ये 3 आपका एंडिंग पॉइंट है, 3 आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आप देखिए यहाँ से एक सीक्वेंस चल पड़ी है जो कि 3 को कन्वर्ज करेगी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर से इधर को भी ला सकते हैं, इधर से उधर को भी ला सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो यू सी 3 - 1/n, ठीक है। अब ये इधर से सीक्वेंस, क्योंकि इसकी जब n डालेंगे तो ये पहली टर्म 2 आएगी, और फिर जब 2 डालेंगे 1/2, तो 3 - 1/2, दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, ये 3 है, दिस इज 2.5। देन नेक्स्ट 1/3, 0.33 निकालेंगे तो ये 2.67, थोड़ा सा आगे चला गया, चलते 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 अब यहाँ क्लस्टरिंग अराउंड होना शुरू हो जाएगी, यहाँ ये। तो यू सी फ्रॉम हियर टू देयर यू आर गेटिंग अ सीक्वेंस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब ये मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलें ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब आइए जी, बात हो रही है ये सी है मेरा, क्योंकि नॉर्मली हम इधर से दिखाते हैं, उधर से भी दिखाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये एक सीक्वेंस है, लेट्स से x1 x2 x3 x4 so on xn so on चलती जा रही है, जो कि
सी को कन्वर्ज कर देती है। यहाँ क्लस्टरिंग अराउंड होना शुरू हो जाते हैं पॉइंट्स। और सी के ऊपर ये जो है ये आपकी एल है, दिस इज योर एल। एल वैल्यू है सी के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको यहाँ राइट पे इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट पे इंफॉर्मेशन है, और इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसको आप लिमिटिंग वैल्यू कहना चाहते हैं, और उसको आपने एल कह दिया है। और हम ये कहते हैं कि लिमिट एल होगी, अगर इसकी लिमिट एल है, कि लिमिट एल आपने मान ली है, यस, इफ इट इज द लिमिट, एल इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट सी, तो फिर यहाँ जो भी सीक्वेंस लेंगे, ये देखिए इसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू यहाँ से यहाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एक्स वन, ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, व्हाट इज दिस एफ एक्स टू, व्हाट इज दिस एफ एक्स थ्री, चलता जा रहा है, राइट, व्हाट इज दिस, ये देखिए ये 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 चलते 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 ये सीक्वेंस यहाँ पे सी के ऊपर आ गया और यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। तो ये सी जो उसका सीक्वेंस है वैल्यू चलते 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 इस पॉइंट को कन्वर्ज कर देगा। चूंकि आगे हमें चलना नहीं है, हमें सी तक ही जाना है, सी से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी जो तो एल को कन्वर्ज करके आगे चूँकि देखना ही कि किधर को जा रहा है, ना ही हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे जैसे मर्जी ये चले, अगर एक्स एन टेंस टू सी है, कोई भी सीक्वेंस जो सी को कन्वर्ज करता है उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू चलते चलते वो एल लाइन के ऊपर आ जाएगी। ये आप एल लाइन के ऊपर आ गए, तो आगे ऑफ कोर्स यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज जो हैं वो एल लाइन के ऊपर आ चुकी हैं, तो यहाँ से कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाएगी। वो एल को कन्वर्ज कर गया है, ठीक है। आगे चूँकि हमें चलना ही नहीं है तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, राइट। ये इसकी बात हम नहीं कर रहे। तो यू सी कि अगर कोई सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करता है तो उसका सीक्वेंस ऑफ वैल्यू जो है वो एल तक पहुंच जाती है। अब यूँ कह लें, चले एल तक पहुंच जाती है, उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू जो है वो एल को कन्वर्ज करती है। तो अगर आपको एक भी सीक्वेंस ऐसा मिल जाए, हम कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंस के लिए, अगर एक भी सीक्वेंस ऐसा मिल जाए जिसकी वैल्यूज जो हैं वो एल को नहीं, वो तो बहुत ऊपर जंप लगाती है। एक सीक्वेंस ऐसा बीच में मिल जाता है, ये सीक्वेंस आपको एक नया सीक्वेंस में दिखा देता हूँ। एक सीक्वेंस ये, इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये, यहाँ आके इसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ आना शुरू हो जाती हैं। इधर ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ फिर इसका तो ऐसे नहीं चल रहा होगा, ग्राफ पता नहीं कैसे टूटा फूटा होगा क्योंकि वो तो फंक्शनल वैल्यूज है, ठीक है। तो ग्राफ भी टूटा फूटा होगा, इसका मतलब ग्राफ भी यूं और यूं होगा। तो सीक्वेंस चलते चलते यूं गया, यूं गया, यूं गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला गया, राइट। तो एल वाला जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो एल की लाइन आपकी यहाँ कहीं थी तो वो उसके ऊपर चला गया, ठीक है। या मतलब सीक्वेंस के अंदर जो है वो आप देखें सीक्वेंस के रेफरेंस से आपकी कन्वर्जेंस अटेन नहीं हो रही। तो अगर एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाती है कन्वर्सली, तो इसका मतलब वो जो हमारा जो बाय डेफिनेशन जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। इसको दोबारा समझ लें कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एल है और फिर आप कोई भी सीक्वेंस एक्शन लें डोमेन के अंदर जो सी को कन्वर्ज करती है, तो उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एल को कन्वर्ज करेंगी। नाउ कम टू प्रूफ। प्रूफ इज सिंपल, राइट। चलिए पहले हम एक चीज़ सपोज कर लेते हैं, दूसरी को प्रूफ करेंगे।
ओके जी, अब देखिए आपने ये सपोज कर लिया कि लिमिट एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ इज इक्वल टू एल। और अब आपने ये भी सपोज कर लेना है क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई सीक्वेंस एक्स एंड सी को कन्वर्ज करती है विद द अंडरस्टैंडिंग दैट एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, देन यू हैव टू शो दैट जो सीक्वेंस एफ एक्स एन है वो कन्वर्जिंग टू एल है। तो ये आपने जो लिमिट मानी हुई है और ये भी आपको सपोज करना पड़ेगा क्योंकि पहला हिस्सा तो आपके सपोजिशन में आ गया, इफ वाला आ गया, राइट, इफ एंड ओनली पहला सपोज कर लिया। अब दूसरे में भी फिर दो हैं, दूसरे के अंदर भी इफ देन है कि अगर ये कन्वर्ज करेगा, अगर कोई सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करेगी तो फिर उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एल को कन्वर्ज करेगी। तो ये भी आपको सपोज करना पड़ेगा, यानी कि पहली सपोजिशन तो अलग होगी। अब जो प्रूव करनी है उसके अंदर भी इफ देन है। वो क्या है, जरा देखिए गौर से स्टेटमेंट को कि इफ अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए converges to C, then its sequence of values converges to L। ये है, तो लिहाजा पहले आपकी वो सपोजिशन सपोज कर ली, फिर ये चूंकि सेकंड वाला प्रूव करना है तो सेकंड जो प्रूव करना है वो भी इफ देन है, तो उसका इफ आपको मानना पड़ेगा। अब देन की तरफ आइए, अब हम साबित करते हैं कि वो जो हमारी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो भी कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए दोबारा यहाँ डेफिनेशन से आना पड़ेगा। ये पहली सपोजिशन क्या कहती है और दूसरी सपोजिशन क्या कहती है, दोनों को आप यूटिलाइज करें। Then for epsilon positive there exist, या आप यूँ भी कह सकते हैं मोर एम्फेसाइज करने के लिए, since limit x tends to c f is equal to L, so by definition of limit given epsilon positive, मैंने कहा था फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव लिख रहे हैं, गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, यू हैव टू टेक, ये लेवल ऑफ टॉलरेंस है, यू हैव टू डिसाइड फास्ट, राइट। सो गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx minus L mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod is less than delta। नंबर 1, अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट आपको पता है कि हम कहते थे कि कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जिंग है इफ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n such that एक्स एन माइनस एल, अब यहाँ सी को कन्वर्ज करता है, एक्स एन माइनस सी मोड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n greater than or equal to n star, where n star is a large fixed number, whatever you are taking, we are not concerned, you can assume capital K, capital N or n star, no problem, all are equally good। तो अब दूसरी डेफिनेशन ये लगाइए, ठीक है। also अब एक हम चालाकी ये करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चक्कर चलाना पड़ेगा। वो चक्कर ये चलाना पड़ेगा कि देखिए अगर सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा हो जाए, ये कहता है कि जब भी कोई नंबर x माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो अगर यहाँ y माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा, y माइनस सी, तो यहाँ एफ वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। एंड इन पर्टिकुलर अगर यहाँ एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा, एक्स एन माइनस सी, तो इसका मतलब एफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसलिए हमें जब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगानी है, क्योंकि सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, तो एप्सिलॉन की बजाय आप डेल्टा यूज कर लें ताकि ये बन जाए, और ये बन जाए तो इससे ये निकल आएगी यूजिंग द डेफिनेशन 1। सो theorem will be clear, ठीक है। also limit n tends to infinity xn is equal to c। अब ये लिमिट, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है सी को, इसकी डेफिनेशन लगाइए। सो फॉर डेल्टा पॉजिटिव
इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन पॉजिटिव में डेल्टा पॉजिटिव लेता ताकि मुझे ये शक्ल बनानी है। जैसे ये शक्ल बनेगी तो ये इम्प्लाई ये करेगी, राइट। दैट्स वाई ये थोड़ी यहाँ मैं चालाकी कर रहा हूँ, या मैं कह लें कि हमें टारगेट की तरफ जाना है, थोड़ा आपको इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, राइट। सो दैट्स वाई आई वांट टू यूज़ दिस, दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन आई एम यूजिंग डेल्टा। This is a little out of routine, but you need to understand that we shall have to use this, right? So for delta positive, there exists a natural number n star such that, अब याद करें डेफिनेशन क्या होगी, xn minus c mod is less than delta whenever n greater than n star. ये थी definition. Anyhow, you have this xn minus c less than delta, and whenever x minus c less than delta, you can use this. Then by 1, okay. अब हर xn कहाँ लिया है, यहाँ पे ये डेफिनेशन में एक कमी रह गई, वो मैं लिख दूं कि वो ये था कि यहाँ साथ एक यहाँ एक और बात थी, कामा x बिलोंग टू a। अब नंबर 1 एक, और अब बताइए ये जो xn है, हर xn कहाँ है, आपने सीक्वेंस लिया xn, लेट xn बी आर्बिट्ररी सीक्वेंस इन ए, इसके ऊपर गौर कीजिए, हमारा सीक्वेंस एक्शन कहाँ है, ए के अंदर है, राइट। तो अब यहाँ एक्शन माइनस सी लेस देन डेल्टा में ये शर्त भी होनी चाहिए एक्स बिलोंग टू ए, एंड सिंस ईच एक्शन इज इन ए, सो दैट्स व्हाई यू कैन एंजॉय दिस इक्वेशन 1, राइट। ओके, now since each xn belong to a, हर xn a के अंदर है, जो आपने सीक्वेंस लिया है वो सारी की सारी a के अंदर है, so by 1 we get, अब देखिए whenever xn minus c less than delta and xn belong to a, you can write if xn minus l less than epsilon, but here whenever n greater than n star, and this condition will be imposed here as well, right. So we get fxn minus l mod less than epsilon whenever n greater than n star। अब ये दोबारा देखिए, अगर आपको समझ नहीं आई तो हमने ये जो कंडीशन बनाई थी, ये जो कि लिमिट आपने सपोज की थी, क्योंकि आपने सपोज किया था कि लिमिट x टेंड्स टू c f इज इक्वल टू l, तो ये लिमिट की डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस व्हेनेवर दिस, और यहाँ पे x बिलोंग टू a था, राइट। और दूसरी बात आपको यह भी दिया गया था कि जो सीक्वेंस एक्शन है उसकी लिमिट c है, और सारी के सारी सीक्वेंस जो है प्रिसाइजली कंटेन्ड इन a है, a के मेंबर्स हैं सारे के सारे, राइट। तो यहाँ तो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन है, सो फॉर डेल्टा इसलिए चूज किया है, एप्सिलॉन नॉर्मली आप ये लिखते हैं फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n स्टार सच दैट दिस। तो चूंकि हमने इसको यूटिलाइज करना है, तो सोचिए अगर xn माइनस c लेस देन डेल्टा हो जाएगा, तो xn ये x की वैल्यू होती है, तो वो fxn, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेल्टा। सो फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n स्टार सच दैट xn माइनस c लेस डेल्टा। और जब भी आप ये हो जाता है xn माइनस c लेस देन डेल्टा, तो साथ ही हमने कहा नाउ सिंस ईच xn बिलोंग टू a, चूंकि हर xn a का मेंबर है, सो बाय 1, अब आप 1 को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 1 में एक और भी कंडीशन थी कि ये x बिलोंग टू a होना चाहिए, और वो रेफरेंस हमने दे दिया कि हर एक्शन ए में है, और ये बात भी ट्रू है इस वजह से, और ये भी है एक्शन इज नॉट इक्वल टू सी भी है, मतलब वो ग्रेटर ये भी ग्रेटर देन 0 है,
इधर से ये ग्रेटर देन जीरो भी है क्योंकि एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी है, राइट। तो ये ग्रेटर देन जीरो वाली बात भी ट्रिवियल है, दैट्स वाई हमारी सारी की सारी बात जो है वो ट्रू है। सो बिकॉज एफ एक्स एन, व्हाट डज इट मीन? अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ सी convergence of a sequence, fxn converges to L. This clearly shows that fxn converges to L. ले जी, एक हिस्सा आपने प्रूव कर दिया कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू सी है विद एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी एंड एक्स एन इज ए, तो फिर उसकी सीक्वेंस जो है वो एफ एक्स एन जो है वो भी यहाँ एक्स एन जो है वो नहीं हम कहा था, हमने वैसे जनरल कहा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस लेंगे एक्स एन जो सी को कन्वर्ज करती है तो उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो एल को कन्वर्ज करेगी। कब वाला? अगर आपने सपोजिशन में ये रखा है कि फंक्शन की लिमिट एल है। अब कन्वर्सली आप ये सपोज कीजिए, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि सिंस एक्स एन वाज आर्बिट्रेरी सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर all sequences. Means whenever you take a sequence xn in A which converging to C, then its sequence of values will converge to L, right? अब conversely ये बात suppose कीजिए और पहली बात को prove कीजिए, right? Okay. Conversely, suppose that the sequence fxn converges to L whenever की बजाय लिख देते हैं for every sequence xn in A with xn is not equal to C and limit C, right? This is the same thing that we have supposed कि हमने सपोज कर लिया कि कोई सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेंस टू एल है फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए। जैसे ही कोई सीक्वेंस ए में लेते हैं विद एक्स एन इज नॉट इक्वल सी एंड दैट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सी, अगर उसकी लिमिट सी है यानी कि अगर वो सी को कन्वर्ज करता है और नॉट इक्वल सी भी है तो फिर उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो हमेशा एल को कन्वर्ज करेंगे फॉर एवरी सीक्वेंस। और आपको सपोज करना है कि वो जो हमारी लिमिट है वो एल है, तो हम सपोज करते हैं लिमिट एल नहीं है, बट ऑन कंट्रेरी वी सपोज दैट लिमिट x tends to C fx is not equal to L। देखिए अब जरा इस पे गौर कीजिए, अगर L होती तो आप कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ, पहले कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, इसी के ऊपर बात कीजिए फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव जब लिमिट L है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। तो जब ये लिमिट नहीं होगी इसका मतलब कोई ऐसा एप्सिलॉन हो जरूर होगा, ठीक है, कोई ऐसा एप्सिलॉन जरूर होगा
कि जिसके लिए हमारी जो है इवन दो x माइनस सी जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन एफ एक्स माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये L हो तो हम कहते हैं, अगर ये हो कि f टेंस टू L हो, अगर लिमिट L हो व्हेन x टेंस टू c, व्हेन x टेंस टू c, अगर लिमिट L हो तो आप कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx minus L mod less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta and x belong to A. This is the definition. इसी के ऊपर गौर कीजिए। ये तब है जब आप ये सपोज कर रहे हैं, जब आप ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट x tends to c f is equal to L. Whenever you suppose that limit is L, you are saying that for every epsilon positive there exists delta positive such that fx minus L less than epsilon whenever 0 less than x minus c less than delta. ये है आपकी सपोजिशन डेफिनेशन। लेकिन जब आप नॉट इक्वल टू L कहते हैं तो फिर फॉर एवरी जो है इसके अगेंस्ट जाएगी, फॉर एवरी में फॉर सम आएगा, फिर कोई ना कोई एप्सिलॉन नॉट जरूर आपको मिलेगा, कोई ना कोई एप्सिलॉन नॉट आपको जरूर मिलेगा, कोई ना कोई एप्सिलॉन की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू जरूर मिलेगी। कि ये तो तब भी सही है क्योंकि ये इफ कंडीशन है, इसकी इफ कंडीशन को तो आपने वायलेट नहीं करना ना, इफ तो आप खुद से ले रहे हैं कि x माइनस सी लेस देन डेल्टा ही है, लेकिन एफ एक्स माइनस एल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसके अगेंस्ट हो जाएगा। वो नहीं हो रहा क्योंकि ये कहते हैं दिस व्हेनेवर, दिस इज व्हेनेवर, the word is whenever। और ये हम कहते हैं Q whenever P, इसका मतलब होता है if P then Q, यहाँ होता है P imply Q। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बेसिक लॉजिक की बातें हैं उसको भी आप देखिए, कोई डिस्क्रीट मैथ की कोई किताब लीजिए और वहाँ से देखिए। तो Q whenever P मीन्स ये whenever के नीचे जो कंडीशन होती है वो if कंडीशन होती है। इट मीन्स if P then Q, तो if कंडीशन तो वायलेट भी होगी, then कंडीशन लेगा। इसका मतलब x माइनस c लेस देन डेल्टा है, even though this is less than delta, but this is not less than epsilon. You are getting some epsilon naught। अगर ये डेफिनेशन फेल होती है तो फिर ये फॉर एवरी के अगेंस्ट आएगी, फॉर एवरी के अगेंस्ट ये है, फिर कोई ना कोई एप्सिलॉन नॉट, कोई ना कोई एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये तो ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सो व्हेन यू आर सेइंग दैट दिस इज नॉट इक्वल टू L, इट मींस देयर मस्ट बी सम एप्सिलॉन नॉट such that fx minus L mod is greater not less than epsilon naught, even though x minus c less than delta, this condition is satisfied because this is the if condition, so this is satisfied but this one is not। ये है, चलिए इसको लिखते हैं आप। then for at least one epsilon naught, then for at least one epsilon naught, ये हम यूं भी कह सकते हैं, then for at least one value of epsilon, say epsilon naught, यानी कि एप्सिलॉन की कोई एक वैल्यू जरूर मिलेगी। अब ये फिक्स कर ली, फर्ज करें एप्सिलॉन नॉट है, वी हैव क्या बोला, fx minus L mod is not less than epsilon naught even though 0 less than x minus c mod less than delta x belong to A। अब यहां whenever नहीं लिखना, यहां whenever लिखना वो गलत है, क्योंकि whenever मतलब जब भी ये है तो ये less than epsilon naught होगा। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, हम ऐसे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इवन दो का लफ्ज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लफ्ज़ बड़े कीमती होते हैं, अल्फाज निकल जाए तो वापस नहीं आते, इसलिए अल्फाज का चुनाव
बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। इसको ऐसे मत समझिए कि जो मर्जी दड़ा दड़ दड़ लिखते जाइए। नो, वी हैव सर्टन मीनिंग्स, ठीक है, वी हैव सर्टन कॉन्सेप्ट्स। फॉर ऑल, फॉर सम, इससे आपका सारे का सारा जो आइडिया खराब हो जाता है। ओके, सो हियर अगर आप ये लिखें आपके वेन एवर, इसका मतलब जब भी ये ऐसे है, ये नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट होगा। नो, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो गो के हमारी फिक्स वैल्यू है, लेकिन वर्डिंग यहाँ पे आप थोड़ी बदल लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर कोई इसको आर्बिट्ररी समझ गया एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी हमने सिंबल ही दिया हुआ, तो फिर ये वेन एवर जो है काम खराब कर देगा, ठीक है। तो चूंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है, इसलिए यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई ये वैल्यू नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट, इवन तो ये तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है सो इन पर्टिकुलर if it is satisfied, if it hold for 1/n, राइट, डेल्टा को आप 1/n ले लें, तो अगर ये डेल्टा के 1/n के होल्ड करेगी, ठीक है, इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1/n या 1/n देंगे, तो फिर इट फॉलोज दैट फॉर n is equal to 1, 2, 3 and so on, there exists a sequence xn there is a sequence xn for which xn minus c less than 1/n, राइट, ये तो सेटिस्फाइड है, बट ऑफ कोर्स ये नॉट इक्वल सी है सीक्वेंस xn, और यहाँ ये भी लिख लेंगे xn इज नॉट इक्वल सी, अब इट इज सेटिस्फाइड फॉर एन डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा जो है उसको 1/n ले लें, और उसके लिए आपको ये एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाती है करस्पॉन्डिंग, तो यू आर सेइंग दैट it follows that for n is equal to 1 to 3 there exists a sequence xn, you know xn is not equal to, for which this one is satisfied, but fxn minus L mod is not less than epsilon naught, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं r greater than equal to epsilon naught, right, इसका मतलब which is a contradiction against the supposition। supposition आपने क्या कही थी कि fxn minus l less than epsilon naught होगा for every sequence xn which converging to c, so you see that xn converging to c but fxn does not converging to, does not have limit as l, इसका मतलब which is a contradiction, right, which is a contradiction against our supposition that fxn minus L is less than epsilon for every sequence
xn with 0 less than xn minus c mod less than delta। तो ये जो आपने सपोजिशन लगाई थी कि मैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एल को कन्वर्ज करेगी वेन एवर एक्सन जो है सी को कन्वर्ज करता है प्रोवाइडेड एक्सन इज नॉट इक्वल टू सी, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ जब ये कैरेक्टर कह दिया तो यही एक्सन इज नॉट इक्वल टू सी है और एक्सन इज इन ए, राइट। तो ये आपने देखा कि एक सीक्वेंस मिल गई जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू सी है, लेकिन उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो कन्वर्जिंग डज नॉट converging to L, sorry, L को कन्वर्ज नहीं कर रही, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो सपोजिशन है उसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। ओके जी, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। अब हम एक डाइवर्जेंस क्राइटेरिया लिखते हैं, वो क्या है। डाइवर्जेंस ओके जी, ये डाइवर्जेंस क्राइटेरियन है, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ऊपर तो वही पुरानी बातें हैं कि सबसेट आर है, एफ फ्रॉम ए टू आर है, सी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए है। फिर
अगर किसी की लिमिट एल नहीं है, यही डाइवर्जेंस क्राइटेरियन जो अभी हमने पिछले थ्योरम को सीक्वेंशियल क्राइटेरियन को प्रूव करते हुए जो हमने डिड्यूस किया, तो वही डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। और ये भी इफ एंड ओनली इफ के साथ है, ये भी इफ एंड ओनली इफ के साथ है, राइट। कि अगर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऐसी आपको जरूर मिलनी चाहिए ए के अंदर उसी शर्तों के तहत एक्सन इज नॉट इक्वल टू सी, कि एक्सन तो सी को कन्वर्ज करे लेकिन उसकी सी का सब वैल्यूज जो है वो एल को कन्वर्ज ना करे। तो आपने यही तो अभी यूज किया। तो कम से कम एक सीक्वेंस आपके पास ऐसी जरूर आनी चाहिए जो सी को कन्वर्ज करती है और एक्सन इज नॉट इक्वल टू सी है, और सीक्वेंस प्रिसाइजली कंटेन इन ए है लेकिन उसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो एल को कन्वर्ज ना करे। कन्वर्सली अगर एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाती है, अगर एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाती है जो सी को कन्वर्ज करती है लेकिन उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो एल को कन्वर्ज नहीं करती, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एट सी एल नहीं है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका प्रूफ करना हो तो इसका प्रूफ जो है, इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन बन जाएगा। जब इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लेंगे इफ दिस इज इक्वल टू एन, ठीक है, मैंने कहा था जो इफ एंड ओनली इफ होता है वो चारों तरह से होता है, इफ ए देन बी, इफ बी देन ए, इफ नॉट ए देन नॉट बी, एंड इफ नॉट बी देन नॉट ए, राइट। अब ये पहले वाला ये भी सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है लेकिन अब नॉट ए और नॉट बी में हो गया, राइट। तो इसकी जो नॉट होगी फॉर सम की फॉर ऑल होगी, और यहाँ भी जो है इसकी नेगेशन जो है इक्वल हो जाएगी। इफ दिस इज नॉट satisfied mean when limit is L, then this is not satisfied. It means there does not exist any sequence xn such that it is converging to C, but the sequence values not converging to L. This is not the case. ये नहीं हो सकता। इसका मतलब whenever xn converging to C, the sequence of xn must converges to L, right? So what is this? It's nothing but simply sequential criterion. Contrapositive statement लिखिए, आप इसका प्रूफ करना है तो लिखिए इट्स contrapositive statement is, आगे sequential criterion की स्टेटमेंट लिखिए और उसको प्रूफ कर दीजिए, राइट। तो ये जो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन है हमने पहले इसलिए नहीं बताया कि हम इसको लिंक करना चाह रहे थे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन इज नथिंग बट सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट, ये भी सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है क्योंकि ये भी इफ एंड ओनली इफ के साथ था। तो मैंने इफ एंड ओनली में बताया है कि जब आप ये कर देते हैं कि ए इफ एंड ओनली इफ बी, ठीक है, तो आप हैं तो हम हैं तो आप, हम नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो हम नहीं, मतलब इस तरह की जो बातें जो है जो कि आम आदमी को समझ आ जाएगी। तो मैथमेटिकली अगर ए है तो बी है और बी है तो ए है, इफ नॉट ए देन नॉट बी, एंड इफ नॉट बी देन नॉट ए, ये है चारों। तो अब ये नॉट से हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरियन को लिखा है तो ये वही लिखा है, इट्स नॉट अ न्यू स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशंस, ओके, अच्छा जी, अब सबसे पहले आप देखिए कि आप ये प्रूफ कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 over x does not exist, ठीक है। इसका मतलब है आपको एक सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी जो जीरो को कन्वर्ट, यहाँ सी जो है वो जीरो है, आपको एक सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी जो जीरो को ये ऑफ कोर्स रियल लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो आपको वो ए के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, रियल लाइन के ऊपर है, राइट। ऑफ कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, पूरा लिख लीजिए, आर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो फिर आपको एक सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी, आर के अंदर एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी जो सी को कन्वर्ज करती है, लेकिन उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो एल को कन्वर्ज नहीं करती, यू आर नॉट गेटिंग एनी एल, राइट।
So let fx is equal to 1 over x. Take xn is equal to 1 over n. ये सीक्वेंस ले लें. Then it is clear that xn tends to 0 as n tends to infinity, क्योंकि 1 over sequence 1 over n के सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है. बट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज xn को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, बट fxn, ठीक है, is equal to 1 over n. This is n. Then limit n tends to infinity fxn, which is equal to limit n tends to infinity n, which is of course infinity. ठीक है, तो लिमिट इसकी इन्फिनिटी. अब ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे लिमिट डज नॉट, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट एग्जिस्ट इन आर. ये आर को बिलोंग नहीं करती है. ठीक है, इसका अंदर आप देखें कि आपके पास एक सीक्वेंस आ गया जिसकी लिमिट जो है वो यू आर गेटिंग वन सीक्वेंस विच इज कन्वर्जिंग टू सी, बट ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज डज नॉट कन्वर्जिंग टू आर इन आर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब fxn is not a convergent sequence in R. So here fxn is not a convergent sequence in R. तो आगे बस एक फिकर hence by divergence criteria, hence by sequential criteria of limit, hence by of limits of limit this does not exist in R. क्लियर. तो ये पहली एग्जांपल कि आपने लिमिट 1 over x एक्सटेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन आर. आपने एक सीक्वेंस ली xn जो कि c को कन्वर्ज करी है. here c, you know, fx this, and here c is 0, here c is 0. So you take a sequence in R which converging to C, but a sequence of values that is not a convergent sequence in R, right? वो R के अंदर एक convergent sequence नहीं है. तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, hence by sequential criterion, hence by sequential criterion of limits, this limit does not exist in R. ठीक है, ये क्लियर. एक और एग्जांपल इस तरह से आप बना सकते हैं. ओके, अच्छा जी, टाइम ओवर हो गया, हम इसको वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स करेंगे और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बाउंडेड फंक्शंस. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.